लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांग हॉस्पिटल के सीईओ मिस्टर चोई पर केस करने वाला था, तो पैम उसे समझा दिया कि तुम पागल हो गए हो, तुम करना क्या चाह रहे हो। तब वो कहता है कि हमें ये सब करके लोगों का अटेंशन चाहिए, जितने ज़्यादा लोग हमें सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। लेकिन जूनू कहता है कि एक प्रो बोनो टीम के लिए कौन आएगा, तो इसका भी उसने सोच रखा था और इसके लिए वो उस बच्चे को रिपोर्टर्स के सामने ले जाता है। वो उन सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक्स करता है। फिर कांग सबको उसके केस के बारे में बताता है, बच्चे के बारे में ये कि ये बहुत स्मार्ट है और मेरे जैसा ही हैंडसम है, और तो और ये एक ऑनलाइन गेम गो का टॉप प्लेयर है। तो एक रिपोर्टर जो कि वो गेम खेलता था उससे उसकी आईडी पूछता है, तो उसकी आईडी सुनकर तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो प्लेयर तो गेम का मास्टर था, यानी कि वो बच्चा। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम रहता है, मेरे हाथ खाली रहते हैं, इसलिए मैं गेम खेलता रहता हूँ। और बाकी रिपोर्टर्स भी उससे बहुत सारे सवाल करते हैं, ये भी पूछते हैं कि उसकी फेवरेट मूवी कौन सी है। जबकि वहाँ दूसरी तरफ म्योंगहुन को उसके बॉस से डांट पड़ रही थी कि उसके होते हुए सीईओ का नाम केस से कैसे जुड़ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ भी करके सीईओ को कोर्ट तक नहीं आने दूंगा। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बच्चा उनसे कहने लगता है कि मैंने सही तो किया ना, उन्हें मुझ पर दया तो आई होगी ना। तो पैम कहती है कि ऐसा मत सोचो। फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी फेवरेट मूवी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो मूवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। उसमें उस बच्चे की माँ कहती है कि लाइफ चॉकलेट के बॉक्स की जैसी होती है, तुम्हें नहीं पता कि कब क्या मिल जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। वो अपने बच्चे से झूठ बोलती थी, ये जानते हुए भी कि उसकी लाइफ वैसी ही रहेगी। तो पैम उसे समझाती है कि वो झूठ नहीं बोलती थी, हो सकता है कि वो अपने बच्चे को उम्मीद देती हो कि क्या पता कब क्या हो, शुरू में जो कड़वा लगे धीरे धीरे वो चॉकलेट की तरह मीठा हो जाए। वो उसकी लाइफ के लिए प्रे करती होगी। अब जूनो और योंगसुन तो बच्चे को लेकर चले आते हैं। तब पैम कांग पर गुस्सा करती है कि तुम बच्चे का इस्तेमाल अपने पीआर मूव्स के लिए करना बंद कर दो, तुमने आज उसे रिपोर्टर्स और कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, देखो उस पर क्या असर पड़ा है। पर वो कहता है कि ये मैंने उसके लिए ही किया है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो केस डिसमिस हो जाएगा। तो वो उस पर शक करती है कि तुम उसके लिए नहीं अपने मतलब के लिए ही कर रहे हो। तो पहले तो वो चुप हो जाता है, उसे बुरा लगता है कि उसके इरादों पर शक किया जा रहा है। फिर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती हो तो टीम छोड़कर जा सकती हो, हम में से कोई एक ही इस टीम में रहेगा, लेकिन मैं से एक विनिंग टीम बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वो जोंगमिन से मिलता है, उसे भी केस के बारे में बताता है, पर उसका कहना था कि केस को बड़ा करना अच्छा है, उस बच्चे की हेल्प करना हमारी फर्म के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक सीईओ को कोर्ट तक लाना ठीक नहीं है, तो अपनी लाइन क्रॉस मत करना। तो वो कहता है कि अगर मैंने लाइन क्रॉस कर दी तो क्या होगा। तब वो उसे उस टीम को खत्म करने की धमकी देती है और इनडायरेक्टली ये भी बताती है कि वो उसे नकली रिश्वत के आरोप में जेल भिजवा सकती है। वो फिर उससे वीडियो के बारे में पूछता है, तो वो बात को फिर से घुमा देती है। कांग अपना फोन ऑफिस में भूल गया था, तो उसे लेने के लिए जाता है। तब वहां से उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, देखता है कि पैम तलवार के साथ डांस कर रही थी। कहता है कि तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो। तब वो उसे बताती है कि ये सब लव फर्म की वजह से हुआ है, उसकी पिछली जॉब में उसका बॉस उसका दिमाग बहुत खराब करता था, तो उसे बहुत गुस्सा आता था, वो स्ट्रेस में रहती थी, इसलिए उसने स्ट्रेस दूर करने के लिए 100 डांस की क्लास लेनी शुरू कर दी, और वो इतना अच्छा करने लगी कि उसकी टीचर उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहती थी। और बस ऐसे आज भी किसी की वजह से उसे ही डांस करना पड़ा। फिर घर पर उस बच्चे को देखते हैं, वो वही ऑनलाइन गेम खेल रहा था। तब जो उसका ओपोनेंट था वो उसके बारे में बोलने लगता है, वो उसका नाम जानता था, इससे तो वो डर के मारे गेम भी बंद कर देता है कि तभी उसकी माँ आ जाती है। उसने आज उसका इंटरव्यू देखा था, इसलिए उस पर गुस्सा करती है कि मुझे पता है कि तुम इंटरव्यू के लिए क्यों गए थे, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो तुम्हें मुझ पर केस करना चाहिए। उसके फोन में भी अडॉप्ट होने के बारे में सर्च किया था, इससे उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम अडॉप्ट होने के लिए कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो वो उसे कहता है कि आप भी तो अपने पेरेंट्स से नफरत करती हो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो आपको मुझे भी छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर तो वो उस पर हाथ उठाते उठाते रुक जाती है, लेकिन फिर चली जाती है। फिर सेकंड हियरिंग में कांग ये बात रखता है कि डिसेबल्ड लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उनके लिए हर एक काम जो कि बाकी लोग आसानी से कर लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पर म्योंगन कहता है कि माना उनकी लाइफ टफ होती है, लेकिन उनके लिए उतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो कांग जज से कहता है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो क्यों ना हम ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए जाएं और खुद ये देखें। जब तक कि आप लोग खुद से ये महसूस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझेंगे। म्योंगन तो मना करने लगता है, लेकिन जब कांग हॉस्पिटल के सीईओ को यहाँ बुलाने की बात करता है तो वो चुपचाप मान जाता है। बस इसके बाद उसे और जज दोनों को ही व्हीलचेयर पर बिठा दिया जाता है और पैर भी बांध दिए जाते हैं, तो वैसे ही चलते हैं और नॉर्मली बाकियों की तरह बस में भी ट्रैवल करते हैं। इतने में उनकी हालत खराब हो जाती है, पर फिर मुसीबत तब आती है जब उन्हें टॉयलेट आने लगती है। उनसे रुका नहीं जाता तो वो खड़े होने लगते हैं, लेकिन पैर बंधे होने की वजह से गिर जाते हैं। कांग जज के पैर तो खुलवा देता है, लेकिन जब ब्योंगुन के पैर खोलने लगता है तो उसे स्मेल आने लगती है, यानी कि उसने पैंट में ही कर दी थी। फिर वापस कोर्ट में आकर कांग जज को बताता है कि आपने बस 2 किलोमीटर का सफर ही तय किया था, जबकि ये बच्चा रोज इतने दूर से इस केस के लिए मुझसे मिलने आता था। म्योंगुन कहता है कि मैं मानता हूँ कि एक विकलांग बच्चे की जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन कई अमीर विकलांग लोग भी हैं, तो गलती माता पिता की है, हॉस्पिटल की नहीं। फिर वो उस बच्चे की माँ सुमिन को बुलाता है, उससे कई सारे सवाल करता है, उसकी जॉब, उस बच्चे के फादर के बारे में, फिर केस के बारे में। कहता है कि तुमने इस छोटे से बच्चे को केस कैसे करने दिया, तुम्हें पैसे चाहिए क्या। फिर पहले ट्रायल की जज के बारे में कहता है कि वो ब्लाइंड थी, उनकी माँ ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया जज बनाया, तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारी वजह से ये ऐसा सोच रहा है, उसने केस कर दिया, तो क्या मतलब तुम उससे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें उसके होने पर पछतावा है।
ये सुनकर तो वो रो पड़ती है और जोर देकर कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन म्योंगून तो कहने लगता है कि तुमने शायद पैसों के लिए ये केस किया है, अपने बच्चे को यूज़ किया है। इन सब से सुमिन को बहुत ही हर्ट होता है। वो बहुत ड्रिंक करती है, अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि आज ही के दिन उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो बहुत सारे पैसे कमा कर आएगी, और फिर वो उसे अनाथालय छोड़कर चली गई। फिर वो एक पुल पर जाती है और जैसे ही कूदने वाली होती है कि पास ही एक पेफोन पर कॉल आने लगता है, जो कि उसके बेटे का ही था। वो रोते हुए कहता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी वजह से इतना परेशान रहती थी, फिजिकली और मेंटली दोनों ही, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा था। मेरी वजह से आप खुश नहीं थी, इसलिए मैं अडॉप्शन चाहता था। फिर वो उससे आवाज़ मारता है तो सुमिन पीछे मुड़कर देखती है कि वो पुल की दूसरी साइड था। तब वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और प्रो बोनो टीम ने उसे यहाँ लाने में हेल्प की थी। वो भी ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगसिल को पता चला था कि सोमिन हर साल उसी पुल पर जाती थी जिस दिन उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। तो वो पे फोन को रीमॉडल करने का फैसला करते हैं, ताकि अगर वो कुछ भी गलत करे तो उसे कॉल करके रोक लें। इसी तरह वो उसके बेटे को उसे ढूंढने में हेल्प कर पाए। अगली हियरिंग में कांग ने कल सोमिन उसके बच्चे की जो हालत देखी थी, उससे ठान लिया था कि अब उसे किसी भी कीमत पर CEO मिस्टर चोई कोर्ट में चाहिए। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो किस तरह के इंसान है। वो पब्लिक में कभी जाते भी नहीं थे, पर पैम को लग रहा था कि उन्हें अब इस केस को ज़्यादा घसीटना नहीं चाहिए। और कांग को तो पहले ही जॉमिन से वार्निंग मिल गई थी, पर मिस्टर चोई कोर्ट जाने के लिए तैयार थे। तो नेक्स्ट हियरिंग में वो आते हैं। उन्हें वही गेम खेलना पसंद था, और वो विकलांग भी थे, छड़ी के सहारे चलते थे। वो पूरी तरह से शांत थे और इस बात पर कायम थे कि सभी की ज़िंदगी बराबर और खूबसूरत होती है। लेकिन कांग भड़क जाता है और कहता है कि ये बराबर या खूबसूरत नहीं है, क्योंकि गरीब के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। मेरी प्लेंटिफ की माँ सोमिन आपके हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन सब कुछ जाने के बाद भी उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। तो इस पर वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा, और हॉस्पिटल की हर एक चीज़ का मुझे पता हो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन CEO होने के नाते ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आखिर मैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हूँ? तो कांग उन्हें सोमिन उसके बच्चे को दिखाकर कहता है कि आपको इनका दर्द नहीं दिखता। पर वो कहते हैं कि मुझे तो एक स्मार्ट और टैलेंटेड बच्चा नजर आ रहा है, और दर्द हर किसी की लाइफ में है, लेकिन किसी को दोष देने से अच्छा है कि आप अपने दर्द से लड़ें और आगे बढ़ें। तो वो कहता है कि ये आप जैसे अमीर लोगों के लिए होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले, वो हमेशा कमजोर ही रहते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी को कर्ज की वजह से छोड़ दिया, और एक 12 साल का बच्चा अपनी माँ को खुश देखने के लिए अडॉप्ट होने के तरीके ढूंढ रहा है। और इससे में वो ये बात तक कह देता है कि उसे पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते टाइम उसकी माँ का हाथ चला गया था, लेकिन वो चुप रहता है। तो मिस्टर चॉय कहते हैं कि किसी ने कोई भी दर्द सहा हो, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही चलती है, बिलीफ पे चलती है, और मैं अपने बिलीफ के हिसाब से चलता हूँ। फिर ब्रेक टाइम पर जब कांग पैम के साथ खाना खाने जाता है, तो उसे उसी आदमी का कॉल आता है जिसे उसने अपनी सेक्रेटरी के पीछे लगाया था। वो उसे बताता है कि वो उसके पुराने बॉस से मिल रही है और पैसों की बातें करती रहती है। तभी वो देखता है कि उसका वही बॉस अगले चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट किया गया था, वही पोस्ट जो कि कांग को मिलने वाली थी। इससे वो सारा का सारा खेल समझ जाता है कि ये सब इनकी प्लानिंग थी। तब पैम उसके बॉस को देखकर कहने लगती है कि मैं इनसे एक बार मिली थी, ये बहुत अच्छे इंसान है। और फिर मिस्टर चॉय के लिए भी कहती है कि वो थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान लगते हैं। तो कांग कहता है कि तुम सबको अच्छा समझती हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब कोई अपने पे आता है तो उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। तुम्हारे खुद के डैड के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, फिर भी तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तो कहती है कि सब बुरे नहीं होते हैं, अगर कोई भी अच्छा नहीं बचता तो मैं हूं ना, मैं अच्छी बन जाऊंगी। फिर अगली सुनवाई में ये पता चलता है कि भूंगसान की सभी चैरिटी विकलांगों की मदद करती है, और CEO खुद भी डिसेबल्ड हैं, और असल में वो बच्चा भूंगसान स्कूल में ही फ्री में पढ़ रहा था। तो वो बच्चा खुद मिस्टर चॉय से सवाल करने के लिए आगे आता है। पहले तो उसे स्कूल भेजने के लिए थैंक्स करता है, फिर बताता है कि मैंने 1 महीने पहले स्कूल छोड़ दिया था, सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे जब तक कि मैंने गलती नहीं कर दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब स्कूल गया था सब उसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन जो उसकी फ्रेंड थी जो उसके साथ अच्छे से रहती थी, उसको उसने एक बुक दी थी, और उसमें एक नोट था जिसमें लिखा था कि क्या वो साथ में लाइब्रेरी जाए। पर बाकी सब बच्चों ने ये देख लिया और उससे बहुत परेशान किया, उसका मजाक बनाया। इससे उसकी उस फ्रेंड को भी प्रॉब्लम हो गई थी, बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। इसलिए टीचर ने सोमिन को स्कूल बुलाया और बताया कि बाकी बच्चों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बेटा स्कूल आए, वो कंप्लेन करते रहते हैं, इस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। तो वो कहता है कि वो स्कूल घर से वैसे भी बहुत दूर था, 1 घंटा लगता था, पर मैं खुश था कि पास में एक नया स्कूल बनने वाला है। लेकिन लोग नहीं चाहते कि डिसेबल लोगों के लिए अलग से स्कूल बने। उन्हें दादाजी कहकर पुकारता है और कहता है कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह जीना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम गिव अप ना करके ट्राई करते रहे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मैंने हमेशा गिव अप करना ही सीखा है। तो दादाजी आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, औरों के जैसे कैसे जीऊँ, मैं एक नॉर्मल जिंदगी कैसे जी पाऊंगा। फिर हियरिंग खत्म होने के बाद सब लोग उसी प्रोटेस्ट में जाते हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए बनने वाले स्कूल के खिलाफ था। तो सोमिन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो स्कूल बनने थे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका घर तोड़कर स्कूल बने। उन्होंने भी अपनी मेहनत से ये घर बनाया था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर ये जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि पैम भी सोमिन और उसके जैसे पेरेंट्स के साथ देने के लिए नीचे बैठ जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि दोनों साइड के लोगों की बात अपनी अपनी जगह पर सही थी। तो मिस्टर चोई भी वहाँ से गुजरते हुए उन्हें देख लेते हैं। घर जाकर भी वो वही सब सोच रहे थे। फिर अगली हियरिंग में वो फिर उसी बच्चे से बात करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो ना, तुम्हारी फेवरेट बुक ये है
आइडल टाइप ये है। वो सरप्राइज होता है कि आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि याद करो तुमने अपने बारे में ये किससे बताया है? जो तुम्हारा फ्रेंड हो जिसके साथ तुम खेलते हो। तब उसे अपने ऑनलाइन गेम के ओपोनेंट का ध्यान आता है कि क्या आप वो हो? वो भी हंसने लगते हैं कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैंने कितनी कोशिश की पर तुम्हें कभी हरा नहीं पाया। बाकी सबको तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे होंगे। फिर सबको बताते हैं कि मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने काम करना बंद कर दिया था। मैं जीना नहीं चाहता था, कंपनी के काम को इग्नोर करता रहता था, लेकिन फिर एंटी अबॉर्शन ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसके साथ मेरा बेटा काम किया करता था, कि शायद उसे ये देखकर अच्छा लगे, वो खुश हो। और फिर खड़े होकर सबसे कहते हैं कि मेरा अभी भी यही मानना है कि दुनिया हमारे बिलीफ पर चलती है। डिसेबल होना कोई गलत नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो। और फिर कहते हैं कि इस बच्चे से जो मेरा कनेक्शन है उससे मैं फैमिली कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, यानी कि उसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर बच्चा तो बहुत छोटा था तो उसे बेटे के तौर पर अडॉप्ट करना अजीब हो रहा था। तब वो कहते हैं कि किसने कहा कि मैं इसे अडॉप्ट कर रहा हूँ? फिर सुमन के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना फादर बनाना चाहती हो? इस बूढ़े का सहारा बनोगी? एक बेटी के साथ मुझे मेरा ग्रैंडसन भी मिल जाएगा। फिर सबसे प्रॉमिस करते हैं कि ये बच्चा आज के बाद कभी नहीं सोचेगा कि ये ऐसा क्यों बना। सब लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लग जाते हैं और दोनों साइड के लोग इससे बहुत खुश थे। अब केस तो खत्म हो गया था। फिर बाहर जाते हुए मिस्टर चोई उनसे कहते हैं कि पहले तुम मुझसे अच्छे से मिलना और फिर डिसाइड करना कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि नहीं। तो बच्चा भी कहता है कि अगर आप मेरे दादाजी बन भी जाते हैं ना, तो गेम तो मैं आपको तब भी जीतने नहीं दूंगा। तो वो ये भी कहते हैं कि वो एंटी अबॉर्शन बजट का इस्तेमाल स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाने के लिए करेंगे। तब कांग उनसे उनके गेम का नाम पूछता है, लेकिन वो बताते नहीं। तो बच्चे से पूछता है, वो बताता है कि उनका नाम है हैंडसम कोचैम। इससे तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि तभी पैम को वही कांग का फेक रिश्वत वाला वीडियो मिलता है और उसमें लिखा था कि कांग पे भरोसा मत करना, उसने बहुत बड़ी रिश्वत ली है और उसकी वजह से एक आदमी सुसाइड कर लिया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।